फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है कि ग्रीस को हमेशा जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस हैं वो ये मान के चलते हैं कि उन लोगों ने जो है बहुत कुछ दिया भारत को, दुनिया को भी। जो टैक्स अवेलेबल हैं, अंग्रेज़ों के टाइम के टैक्स, उससे पहले के टैक्स, उससे पहले के टैक्स, वो कहानी कुछ और बताते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि इन हिस्टोरियंस ने, जिनको मैं मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस कहता हूँ, कल को ये आउटडेटेड हिस्टोरियंस हो जाएंगे, इन्होंने क्यों इग्नोर किया इनको। जैसे सिर्फ एक चीज़ जो कंसेंसस है कि इंडिया ने ज़ीरो दिया दुनिया को आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट से हज़ारों साल पहले से ज़ीरो की जानकारी थी, हमें ही नहीं थी, दुनिया के बहुत सारे देशों को थी। एक्चुअली जब से अब्राहमिक रिलीजन जहाँ जहाँ फैलने शुरू हुए, उन्होंने वहाँ की सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दी, जिससे उनकी जो नॉलेज थी सारी, इंक्लूडिंग साइंटिफिक नॉलेज, भी ख़त्म हो गई। हमारा कुछ मुकद्दर अच्छा था और कुछ लोग समझदार थे, जिसकी वजह से कुछ नॉलेज बच गई, और जिसका जो है सबसे पहला फ़ायदा जो है कॉलोनियल रूलर्स ने उठाया। एक वक्त में करीब 30 साल में उन्होंने हमारे 500 किताबों को, टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। जानना इसलिए था कि अगर मैं आपको जानूंगा तभी मैं आपको के ऊपर बेहतर तरीके से रूल कर पाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव था। और क्योंकि तुम्हें तो अपने फैक्ट्स पता नहीं है, तो मैं जान करके उन फैक्ट्स को जैसे मर्ज़ी तोड़ मरोड़ के तुम्हें समझा दूंगा कि ये तुम्हारा अतीत है। तो इसलिए जो है कहीं कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इंडिया टू ग्रीस एंड वर्ल्ड, थोड़ा सा लिखा डी.एन. झा ने, थोड़ा सा लिखा आर.एन. शर्मा ने। आपके जो द वंडर दैट वाज इंडिया है, ए.एल. बाशम, उन्होंने अपेंडिक्स में कंपैरेटिवली विस्तार से बताया है, लेकिन वो भी अपेंडिक्स में है और समरी फॉर्म में है। तो इसलिए जब ये किताब मेरे हाथ लगी, ये इंडिया इन ग्रीस, पोकोक की लिखी हुई किताब है, जो उन्होंने लिखी थी 1852 में। आज से कितने साल हो गए? 170 साल पहले। लेकिन जब मैंने इसकी बात की, हमारे एक सीनियर हैं, मित्रवत हैं, प्रोफेसर सहाय, विजय सहाय, उन्होंने इसको मतलब रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये किताब उन्होंने 30 साल पहले पढ़ी थी, बट ही इज़ नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट ही सेड। हालांकि पोकोक ने 25 साल लगाए सिर्फ एक किताब लिखने के लिए। फिर भी सलाह मानी उनकी मैंने। तो ये किताब मैंने आपको दिखाई थी पिछली बार, रामविलास सरदा की। और इन्होंने जो है पूरी दुनिया में जो कुछ जो हिंदुस्तानियों ने डंका बजाया, उसके बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। हेडिंग है हिंदू कॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें इजिप्ट एंड इथियोपिया है, पर्शिया है, तुर्किस्तान है, नॉर्दर्न एशिया, स्कैंडिनेविया, ईस्टर्न एशिया, चाइना एंड जापान, अमेरिका। हैरानी की बात थी कि ग्रीस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं ये। तो ये किताब 1906 में छपी थी, और हिंदुस्तान के पब्लिशर्स तो बहुत मास्टर हैं, जिस किताब का कॉपीराइट ख़त्म हो जाता है वो अपने नाम से छाप देते हैं। तो मुझे चुभ रहा था, तो फिर मैंने इसलिए उसका जो ओरिजिनल संस्करण था निकाला, उसका 1906 का। तो शारदा जी ने पोकोक की तो तारीफ की ही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा है, आई शैल डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज एविडेंसेस जो पोकोक ने दी हैं वर बट द अटेंडेंट टोकन्स ऑफ एन इंडियन कॉलोनाइजेशन विद हिज कॉरस्पॉन्डिंग रिलीजन एंड लैंग्वेज। आई शैल एग्जिबिट डायनेस्टीज डिसअपियरिंग फ्रॉम द वेस्ट इंडिया टू अपीयर अगेन इन ग्रीस, clans
whose martial fame is still regarded in the faithful chronicles of northwest India as the gallant brand who fought upon the plains of Troy. ट्रॉय की चर्चा ग्रीस हिस्ट्री में होती है, अलेक्जेंडर के टाइम पे भी और अपोलोनियस के टाइम में भी। फिर क्या लिखते हैं को कि एन इंडियन कॉलोनाइजेशन ऑफ ग्रीस नॉट ओनली हर लैंग्वेज बट हर फिलोसफी, हर रिलीजन, हर रिवर्स, हर माउंटेन्स एंड हर ट्राइब्स, हर सटल टर्न ऑफ इंटेलेक्ट, her political institutions, and above all, the mysteries of that noble land irresistibly proved her colonization from India. The primitive history of Greece is the primitive history of India. ग्रीस की हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में ऐसे सैकड़ों नाम ऐसे हैं जिसका ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज में नहीं है, उनका ओरिजिन संस्कृत में ही मिलता है। तो क्या कंक्लूड किया जाए वो आप लोग सोचिए। मज़ेदार बात यह है कि आज से 1500 साल पहले की अगर बात करें तो दुनिया में कहीं भी रिवर्स के, माउंटेन्स के नाम नहीं होते थे इंडिया को छोड़ करके, जंगलों के नाम भी नहीं होते थे। हमारे यहाँ नाम होते थे हर चीज़ का, कुदरत ने जो कुछ भी हमें दिया है उसका अलग से नाम होता था। There are critics who concede the derivatives of Greek from the Sanskrit, but stop short of the necessary inference that the people who spoke the former language were the descendants of those who spoke the latter. उसके बाद ये एग्जाम्पल देते हैं रामविलास शर्मा। The word Greek itself signifies the Indian origin of the ancient Greeks. The royal city of Magadhayan or king of Magadha was called Rajgraha. The people of the clan of Griha were accordingly to the regular patronymic form of their language styled Grihika. Whence the ordinary derivative Grihikos or Greek. This shows that the Greek were migrators from Magadha, which fact is still further strengthened when we consider that their predecessors in their adopted country were also inhabitants of Magadha. These people were Pelasgi. They were so called because they emigrated from Pelasa, the ancient name for the province of Bihar. In Aryavarth, Pelasu is derived from of Pelasa, whence the Greek Pelasgo. The theory is further strengthened when we find that Asius, one of the early poets of Greece, makes King Pelasgus spring from Gaia, Gaia. This Gaia is no other than Gaya, the capital city of Pelasga और बिहार। तो इस तरह से जो हैं बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि सारे हमारे जो हैं नाम, सिलास द फैबुलस रेजिडेंस ऑफ कुबेर, द हिंदी गॉड ऑफ वेल्थ and place of Shiva, and the north of Mansa. Kailash becomes Kailon for the Greeks and Kochim for the Romans. खैर ये तो वो इतिहास है जिसके बारे में मतलब मैं तो ये चाहूँगा कि ह्यूमन जीनोम रिसर्च वाले लोग जो हैं वो इनसे कुछ इशारा लेकर के एक हाइपोथेसिस बना के उसके बाद जो है उसको एक्सप्लोर करें कि ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट इनको ये हिस्टोरिकल कह रहे हैं, मुझे भी लगता है उसको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ की जो बात है, फिर मैंने पॉकॉक की मदद नहीं ली और मैंने एक और किताब की मदद ली, लाइफ इन एंशिएंट इंडिया 1850 में लिखी थी शार्लट स्पियर मैनिंग ने। वो क्या लिखती हैं? द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया आर ट्रेस टू ग्रीस इन द टाइम ऑफ होमर। होमर की पोइट्री की जानकारी जिनको भी लिटरेचर का शौक़ है होगी, ब्लाइंड सा। और उसकी जो ओडिसी है, इलियाड है, जब तक अंग्रेज़ यहाँ नहीं आए थे तो उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन पोइट्री माना जाता था, जब तक रामायण और महाभारत की जानकारी नहीं थी। अब बदल गया। एंड टू जेरूशलम इन द डेज ऑफ किंग सोलोमन। और सोलोमन कौन था? बाइबल में
ओल्ड टेस्टामेंट में जो उसका पहला पार्ट है, उसके पहले 11 चैप्टर, पहला पार्ट है फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स और दूसरा है सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स। उसके पहले 9 चैप्टर में सोलोमन की चर्चा बार बार होती है। उसके टाइम पे द जीनियोलॉजी ऑफ द वर्ड्स फॉर एवरी एंड एलिफेंट इज सेड टू प्रूव दैट ग्रीस गॉट आइवरी फ्रॉम इंडिया, दो द मैन ऑफ टायरे, इन विच केस द सेलिब्रेटेड बेड ऑफ मैनीलॉस, मैनीलॉस जो है ये फिर ग्रीक मैथोलॉजी में आता है और ये उस टाइम का है जिस टाइम पे ग्रीक में लैंग्वेज का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। was carved from the tusks of elements once roaming in the Hindustan. There was no word in Greek for elephant, and when Herodotus first saw the animal, he called it ivory, using the Sanskrit derived word by which the tusks were known in commerce. King Solomon's apes and peacocks, in like manner, bear Sanskrit derived names, and the algum wood of which he made ceilings, screens, and balconies is supposed to be the sandalwood of India. The precious stones of King Hiram, ये हिराम जो है ये टायरे का राजा था और जो हिब्रू बाइबल है उसमें उसकी चर्चा होती है 982-947 BC के टाइम का है। King Hiram's cargo still lie in the hills to the west of Ajmer, rich in garnets, amethysts, and metals, and also in the hills of Gujarat, where agates, mocha stones, and carnelians are found about 30 feet below the surface of the soil. Nard and bdellium, calamus, and cassia were also products of India. Nard or spikenard grows in the Himalayas, being a plant with small hairy roots compared with the Arabs to the ermine's tails. Bdellium is a fragrant gum from Kathiawad. Calamus, either the delicious lemongrass, grows in the Kew gardens or that which yields the fragrant grass oil, and the cassia of scripture is the tamla of Sanskrit literature. इसमें उनने मसालों की चर्चा छोड़ दी है, जबकि मसाले तो हमारे यहाँ के हमेशा ही फेवरेट रहे हैं। The names of these products are not the only words which Professor Lesson, Christian Lesson जो है वो 1800 से 1876 तक जो है जर्मन प्रोफेसर थे, remarks as Sanskrit words early introduced into Hebrew by the means of trade, and the inference is that the Ophir of scriptures, ये ओफिर जो है ये अब लैंड ऑफ वेल्थ इसका ट्रांसलेशन होता है और अब ये फिलीपींस में आता है और यहाँ से जो है सोलोमन को हर तीसरे साल सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भेजे जाते थे। Ophir of scripture must have been in India and probably on the Malabar coast. The Sanskrit words in question bearing terminations characteristic of the Deccan. Native navigators are supposed to have shipped the goods from Indus to some port to the south of Bombay, whence they were fetched by the Arabs or Phoenicians. हमारे पास ऋग्वेदा में भी रिकॉर्ड हैं कि हम लोग जो हैं समुद्री यात्राएं करते थे ट्रेड के लिए, और हमारे हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं इंपोर्ट करते थे सब कुछ। अब ये जो किताबें कहती हैं मैंने ही नहीं सुना था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग जानें, तो इसलिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी छोटी वीडियोस बनाऊं। मैं चाहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान को जानें, ख़ास तौर से इंडियन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम को जानें, ताकि हम लोग इंडियनाइज कर सकें अपने आप को। हमें हर चीज़ वेस्टर्न अच्छी लगती है क्योंकि हमें अपना इतिहास तो पता ही नहीं है। अगली बार कोई नया टॉपिक। थैंक यू।